आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। एक आतंकवादी के जनाजे में 50,000 से ज्यादा लोग हिस्सा क्यों लेते हैं? जब एक आतंकवादी खुलेआम भारत की सेना को चुनौती देता है तो उसे मार गिराने के अलावा क्या कोई विकल्प है? क्या कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार बुरहान वानी की मौत के पहले के वार्निंग साइन देख नहीं पाई? आज कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं। 21 साल की बुरहान वानी को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में शुक्रवार को मार गिराया। इसके बाद हुए प्रदर्शन में हिंसा हुई। अब तक 23 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। अभी भी कश्मीर के कुछ हिस्सों में हिंसा के रिपोर्ट आ रहे हैं और पाकिस्तान इस स्थिति में फायदा देखने की पूरी कोशिश कर रहा है। दुकानों पर गिरे शटर और सड़क पर हो रहे प्रदर्शन। पिछले कुछ दिनों से ये तस्वीरें कश्मीर के तनाव भरे हालात बयां कर रही हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में हुई मौत के अंगारे आज भी सुलग रहे हैं। सीआरपीएफ कर्मियों की बात है, उनको बोला है कि रेस्ट्रेंट करे, जहां भी क्राउड हो, जो भी आपको फायर करना है वो बिल्कुल वेस्ट के नीचे करें ताकि लोग इसमें मारे न जाएं। जख्मी अगर हो जाएं तो उनको हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग काफी हताश हैं क्योंकि इनका ये कहना कि गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड दिखी नहीं कहीं। 3 दिन से सुलगते कश्मीर में हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक तो की ही, साथ सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी बात की ताकि वो मामले को राजनीतिक रंग न दें। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने मौका देखकर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को स्वतंत्रता सेनानी बताकर मामले को और तूल देने की कोशिश की है। कश्मीर में जो भी हो रहा है वो भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को इसमें कहने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान को अगर ह्यूमन राइट्स का चिंता है तो वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत हो गई। उसके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ जुटी और सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई और पत्थरबाजी में 23 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। जिस बुरहान की मौत पर इतनी हिंसा हो रही है, आखिर वो था कौन? हिजबुल कमांडर बुरहान वानी आतंकवादी संगठन का पोस्टर बॉय माना जाता था। ये 15 साल की उम्र में ही हिजबुल से जुड़ गया था। वानी सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय था और पढ़े लिखे कश्मीरियों को अपने साथ लाने में इसकी बड़ी भूमिका थी। वानी की मौत ने कश्मीर के पुराने घाव ताजा कर दिए हैं और केंद्र सरकार इस पूरे मामले को राष्ट्रवाद के चश्मे से देख रही है। No Indian can have any sympathy whatsoever for such anti-national people. कश्मीर में गुस्सा फिर फूट रहा है। सड़कों पर आजादी के नारे लग रहे हैं और राज्य के बीजेपी पीडीपी सरकार की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि आतंकवाद को मात देते हुए भारत सरकार कश्मीरियत को कैसे सुरक्षित रखे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या जम्मू कश्मीर की महबूबा सरकार ने पूरी स्थिति को गलत तरीके से हैंडल किया है? क्या बुरहान वानी की मौत से ज्यादा डैमेज प्रदर्शन में मारे गए लोगों की मौत से हुआ है? दूसरी ओर जो लोग आज बुरहान वानी की मौत को गलत बता रहे हैं, क्या वो आतंकवाद का साथ देते हैं? आतंकवाद से लड़ाई और कश्मीर में हीलिंग टच के बीच लकीर कहां खींची जाए? ऐसे कुछ सवाल है जो आज सुलग रहे हैं सुलगते हुए कश्मीर के बीच में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी को हम बात करें। आवाज अड्डा में एक संतुलन बनाए रखे एक ऐसे टॉपिक पर जहां पर राय बटी हुई है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभात झा हमारे साथ जुड़े हैं आज की डिबेट में। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा से हम चर्चा करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गुलाम नबी वानी रतनपुरी से बात करेंगे कुछ ही देर में। रक्षा विशेषज्ञ जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट तस्लीम अहमद रहमानी हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरपर्सन वजाहत हबीबुल्ला से भी हम बात करेंगे। सोशल एक्टिविस्ट कविता कृष्णन भी जुड़ी हैं हमारे इस डिबेट में और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी से भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले प्रभात झा, आपको लगता है कि सिचुएशन को बेटर हैंडल किया जा सकता था, या कम से कम इस बात की खबर होती कि बुरहान वानी के मुठभेड़ के बाद इस तरह का रिएक्शन आ सकता है, उसकी प्रिपरेशन हो सकती थी? क्या किसी आतंकवादी को मारने के पहले इन स्थितियों को देखना पड़ेगा? आपको नागरिक और आतंकवादी में अंतर समझना पड़ेगा।
आतंकवादी मारना हमारी प्राथमिकता है। आतंकवाद विश्व की समस्या के साथ साथ भारत की समस्या है और उसको मारने से आज देश में क्या स्थिति है सबसे पूछिए। हां, हो सकता है कश्मीर में कुछ हो रहा हो, 3 दिन से 4 दिन से हो रहा है, लेकिन नागरिकों की मौत हुई है उस पर किसी का कुछ कहना नहीं है। लेकिन एक आतंकवादी मारा गया उस पर से राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं बधाई देता हूं राजनाथ सिंह जी को कि उन्होंने श्रीमती सोनिया जी से, अन्य सभी दलों से बात करके, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री से बात करके सब मामले को, एक ये मसला राष्ट्रीय है, ये राजनीति का मसला नहीं है, ना किसी की नुक्ताचीनी निकालने का मामला है, न किसी को कटघरे में खड़ने का। पहली बात यह है तमन्ना जी, क्या आतंकवादी किसी शर्तों पे मारा जाएगा? क्या उसके लिए शर्त आवश्यक है? और ये इतना बड़ा व्यक्ति था जो सब कुछ कर रहा था, इसकी क्रेडिट देना चाहिए सेना को और सेना के मॉरल बूस्टअप होना चाहिए। हाँ, ये रिएक्शन हुआ है, उस पर लोग नियंत्रण कर रहे हैं। लगातार गृह मंत्री जी सबसे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10-10 20-20 बटालियन भेजे जा रहे हैं, सब चीजें नियंत्रण में आएंगी। ओके। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है? पहले 2 दिन राजनीति करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजनाथ सिंह की जो बात हुई सोनिया गांधी से, उसके बाद आप लोग ने भी अपना क्रिटिसिज्म थोड़ा टोन डाउन किया है। लग रहा है कि ऐसे समय पर आप सरकार के साथ खड़े हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव सरकार के साथ खड़ी नजर आती है, लेकिन ये सरकार वही सरकार है जिसने पिछले 50 साल से धारा 370 के नाम पर वोट मांगी है। आज इनको अच्छा लग रहा है कि राजनीति मत कीजिए। आज प्रभात जी बड़े सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, मुझसे उम्र में भी काफी बड़े हैं, लेकिन इन्होंने कहा मारने से पहले क्या स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। अरे भाई, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आतंकवादियों को मारने से पहले जायजा लीजिए, लेकिन आतंकवादियों की डेड बॉडी जब आप उनके परिवार को देते हैं तो उसमें कम से कम इंटेलिजेंस फेलियर को स्वीकार कीजिए। अफजल गुरु की डेड बॉडी भी हमने अपने यहीं पर तिहाड़ जेल के अंदर दफन की थी। अफजल गुरु की डेड बॉडी अगर हम दे देते तो कश्मीर में इससे भी बड़ा जनाजा निकलने को मिलता। लेकिन चाहे याकूब मेनन का मैटर हो, चाहे बुरहान वानी का हो, चाहे मसरत आलम का रहा हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इंटेलिजेंस के फ्रंट पर फेल रही है और भारतीय जनता पार्टी आज वहां पर जम्मू कश्मीर में सरकार के रूप में नजर नहीं आ रही है। पीडीपी जो चाहती है वो कर देती है। ईद से पहले 700 लोगों को, जिनको पहले पत्थरबाज और देशद्रोही सब कहते थे बीजेपी भी और कांग्रेस भी, आज वो मिसगाइडेड यूथ हो गए हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह की स्टेटमेंट्स वहां से आ रही हैं ये पूरे देश को डिमोरलाइज करने वाली हैं। हीना भट्ट जो बीजेपी की लीडर है, जिनको बीजेपी ने वहां पर सिक्योरिटी दी हुई है, वो कहती है एक मां की गोद उजड़ गई है। हमने तो बिरयानी वाली स्टेटमेंट बहुत सुनी है, लेकिन हम उस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वहां पर पीडीपी की जो सरकार है वो पूरी तरह से आतंकवादियों के साथ है, अलगाववादियों के साथ है, और उसी का नतीजा है कि आज रेल बंद है, वहां इंटरनेट बंद है, मोबाइल बंद है, कर्फ्यू है, अमरनाथ यात्रा बंद है। और उसके बाद भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कहें कश्मीर में कुछ हो रहा होगा, अरे भाई मोदी साहब तो वहां डम डम डीगा डीगा कर रहे हैं। आलोक जी, बहुत हो गया। बीजेपी के लोगों को चाहिए कि शांति से इस मैटर को सॉल्व करें कश्मीर में। लेकिन आप देखिए आलोक शर्मा जी, और कांग्रेस की कहीं भी सहयोग चाहिए तो हम साथ खड़े हैं। इतना बड़ा आपने मतलब जो पूरा कहा है कि बीजेपी ने ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, क्या कश्मीर में जो सिचुएशन है वो आज की है? क्या कई सालों की सिचुएशन आज की नहीं है, लेकिन पिछले 10 वर्षों से कश्मीर में सिचुएशन कहीं ना कहीं सुधरी थी। ओके, इस पर आते हैं डॉक्टर रहमानी। पिछले 2 साल में बिगड़े। डॉक्टर रहमानी, आज जब एनालिसिस हो रही है हर जगह कि अचानक से क्या हो गया कश्मीर में, ये परसेप्शन बना हुआ था कि चीजें नॉर्मल हो गई थी। क्या वाकई चीजें नॉर्मल हो गई थी? क्योंकि बुरहान वानी के लिए जो लोग आकर खड़े हुए हैं वो इसको सारी चीजों को 2010 में जो स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, पथराव हो रहे थे, उस इंसिडेंट से देख रहे हैं। वहां पर सेंटर में तब यूपीए की सरकार थी। देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है कि कश्मीर में किसी दहशतगर्द को एनकाउंटर में मारा गया है, लेकिन पहला मौका ये है कि उस एनकाउंटर के रिएक्शन में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और 23 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और 4 दिन तकरीबन गुजर गए हैं और हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं।
पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरे तौर पर गवर्नमेंट का फेल्योर है। गवर्नमेंट के पास अपनी सुरागरसा एजेंसियां होती हैं, उसको पहले से मालूम होता है कि रिएक्शन, फीडबैक होता है कि रिएक्शन क्या होना है और उस रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी पूरे तौर पर उसको चॉकआउट करता है, उसका प्रोग्राम। कहीं ना कहीं ये फेल्योर हुआ। तो जहां तक एक आतंकवादी के मारे जाने का ताल्लुक है, आतंकवादी से किसी को हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है जो वेंकैया नायडू कह रहे हैं। लेकिन नायडू जी का जो कॉन्टेक्स्ट है और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब यहाँ बहुत सीनियर यहाँ मौजूद हैं, उनसे मुझे सिर्फ एक बात का इख्तलाफ है। आप इसको सारी दुनिया के साथ जोड़ के मत देखिए और एक अकेले बुरहान के साथ इसको जोड़ के मत देखिए। इसको इन टोटो आप अगर देखेंगे तो आपका ये कहना कि आतंकवादी को जहां मिले गोली मार देना चाहिए, मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश में ये स्टेटमेंट बहुत मुनासिब नहीं है। क्यों नहीं? हमारे यहाँ का हर एनकाउंटर पे, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो मणिपुर के एनकाउंटर्स हो, चाहे वो दिल्ली के एनकाउंटर्स हो, और ये हमारे यहाँ लॉ है कि एवरी एनकाउंटर इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल स्क्रूटिनी। नहीं, लेकिन कश्मीर के केस में, कश्मीर के केस में कहना कि हर आतंकवादी को गोली मार देनी चाहिए, कश्मीर के केस में तस्लीम रहमानी नहीं है। क्या कश्मीर के केस में यही बात वैलिड होती है? कश्मीर के केस में वो एक बड़ा सवाल है। राजेंद्र तिवारी जी, आप कई सालों से कश्मीर को ट्रैक कर रहे हैं और वहां पे जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। तमन्ना जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात अधूरी है अभी। नहीं, आपने काफी डिटेल में अपनी बात रख ली। तमन्ना जी, आपने मुझे बीच में रोक दिया। जी रहमानी जी, आपने काफी डिटेल में अपनी बात रख ली है। आप क्या पॉइंट? मेरी बात अभी बाकी थी। मैंने ये कहा था कि ये एक टोटल सिनेरियो में भी देखा जाना चाहिए। इतना बड़ा रिएक्शन क्यों हो रहा है आखिर, ये बात समझे जाने की जरूरत है। आप पिछले 1990 से वहां पर एस्पा लगा हुआ है, एस्पा के तहत जो कुछ वहां पर होता रहा है उसका एक कोई रद्द अमल अवाम के अंदर नहीं होगा क्या? ओके, राजेंद्र तिवारी, सोचने की बात है। राजेंद्र तिवारी देखिए, राजेंद्र तिवारी जी, रहमानी जी, एक लिमिट होगा जिसमें आप अपनी बात रखेंगे प्लीज, क्योंकि हम और पैनल से भी बात करना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। राजेंद्र तिवारी जी, आप कई सालों से कश्मीर को ट्रैक कर रहे हैं और इस पूरी सिचुएशन को आप ट्रैक करते हैं। अब ये क्या एक नया मोड़ आया है? इसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं? क्या आप ऐसे देख रहे हैं कि जहां पर शांति थी अब वो शांति भंग हो गई है, या इसके वार्निंग सिग्नल नजर आ रहे थे कई सालों से? मैं दरअसल जिक्र करना चाहूंगा 2001 और 2000 का, जब आतंकवाद अपने चरम पर था और उसके बाद इलेक्शंस हुए। उस इलेक्शंस के बाद आतंकवाद लगभग खत्म होने की कगार पे आ गया था और सभी शहरों में जो कर्फ्यू रहता था 6 बजे तक, वो सारे कर्फ्यू उठा लिए गए थे। कहीं कोई इंसिडेंट नहीं हो रहा था। अपने को समझना पड़ेगा, इस देश को समझना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि उस समय ऐसा क्या हुआ था। और उसके बाद 2010 की जो घटना हुई, जो स्टोन पेल्टर्स सामने आए और उसको जिस तरह से टैकल किया गया जी, और उसके बाद हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी इसलिए दी थी कि उससे देश की सामूहिक चेतना को संतुष्ट करना था। आप क्या पॉइंट रख रहे हैं? सारी चीजें इस तरह से जुड़ी हुई हैं। नहीं, वो आपका पॉइंट क्या है? आप और ये मुझे बताएं। इसे समझे बिना आप लेकिन मुझे ये बताएं। ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है, अगर एक बुरहान वानी, और बुरहान वानी क्यों हीरो बन गए थे पूरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? क्योंकि वो नकाब पहने बिना खुलकर फेसबुक और ट्विटर पर लोगों को कहते थे कि आप आर्म्स उठाइए, वायलेंस के लिए वो लोगों को बुला रहे थे। तो क्या भारत की सरकार बैठे रहे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, बुरहान वानी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बुरहान वानी पैदा कैसे हुआ। एक 15 साल का लड़का, 16 साल का लड़का बुरहान वानी कैसे बन गया और क्यों बन गया, इसे सोचना पड़ेगा। और अगर हम हिंदुस्तान के इस तरफ के लोग कश्मीर के लोगों को अपना मानते हैं तो इसी तरह से सोचना पड़ेगा, ना कि लॉ एंड ऑर्डर की तरह से टैकल करना होगा। कविता कृष्णन,
हाँ तमन्ना जी, सबसे पहले मैं कह दूं कि मैं जो बातें रख रही हूं, आपने मुझे सामाजिक कार्यकर्ता कहा, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं भाकपा माले की तरफ से अपनी बातें रख रही हूं, इसको मैं एकदम क्लियर कर दूं। और मैं यहाँ पर इस बात को कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो बात यहाँ रख रहे हैं, यहाँ कई और वक्ता भी आपके टिकर पे भी मैं देख रही थी ये सारी बातें, तो आप लोग जो कह रहे हैं कि आखिर बुरहान वानी के किलिंग के बारे में, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आतंकवादी है इसलिए उस किलिंग पर कोई सवाल न उठाएं, कुछ न हो। ये मेरा ही विरोध इस पे नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का भी हालिया जो जजमेंट है मणिपुर के मामले में, जिसमें उन्होंने कहा कि 1500 से अधिक अकेले मणिपुर के अंदर फेक एनकाउंटर्स आर्म्ड फोर्सेस द्वारा हुए हैं। और चाहे मिलिटेंट मारा जा रहा हो, आतंकवादी मारा जा रहा हो, चाहे नागरिक मारा जा रहा हो, आर्म्ड फोर्सेस को संविधान के दायरे में रहना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और उनका कहना है कि हर ऐसे एनकाउंटर को प्राइमा फेसी मानना होगा कि ये फेक एनकाउंटर है और उसमें एफआईआर दर्ज होनी पड़ेगी, जिसको ट्रायल में जानी पड़ेगी। कविता जी, फोर्सेस को, मुझे ये मेरी बात नहीं है तमन्ना जी, मुझे बात रख लेने दीजिए प्लीज पूरा। मैं जो बात कह रही हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो हाल में मणिपुर के मामले में कहा गया है और पहले भी हुआ है, उसमें बार बार ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज होगी और कोई भी आर्म्ड फोर्सेस को साबित करना होगा कोर्ट में कि हमने सेल्फ डिफेंस में मारा, पहले चीज। दूसरी बात ये, जो मेरे से पहले भी जो वक्ता थे जिन्होंने उस बात को कहा, 2010 के बारे में कहते हुए आपने कहा कि ये स्टोन पेल्टिंग वाला मामला है। 2010 का किस्सा स्टोन पेल्टिंग का किस्सा नहीं है, वो एक ऐसा किस्सा है जिसमें स्टोन पेल्टिंग दिल्ली के सड़क पे भी अगर कोई सड़क की एक्सीडेंट भी हो जाए तो लोग पथराव करते हैं और 2-4 गाड़ियां फूंकते हैं। कश्मीर में जो भयानक अलगाव है और भयानक दुख है और भयानक गुस्सा है, लोग फ्यूनरल प्रोसेशन में भी आते हैं तो उन पर गोलियां चलाई गई और 120 के आसपास नागरिक लोग मारे गए जुलाई और सितंबर 2010 के बीच। कविता जी, मुझे अपनी बात बुरहान वानी तक पहुंचने दीजिए। नहीं, सितंबर 2010 के बाद, तुरंत बाद, थोड़ा सा आप 2010 में 15 साल का बुरहान वानी मोटर बाइक पर अपने भाई के साथ में मजे करने निकला था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक करके उन लोगों को, नहीं, लेकिन वही तो है ना कविता कृष्णन जी, मेरा कहना है कविता कृष्णन जी, ये मुझे अगर आप मेरी बात, जब आप मुझे मौका, मैंने बीच में किसी नहीं, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि बात कहने पूरी कीजिए ना अपनी बात, हाँ मैं पूरी कर रही हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग एक सिचुएशन को, बुरहान वानी को सिर्फ आपको एक कश्मीर के राजनीतिक शख्सियत के रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का जो जन समर्थन है कश्मीर के सवाल पर, वो क्यों है, वो सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन का कोई लीडर है इस रूप में नहीं, बल्कि कश्मीर तो चलिए ये बड़ा सवाल उठाते हैं आलोक शर्मा और प्रभात जी, आप दोनों इस सवाल का जवाब दीजिए। आतंकवाद की समस्या ये लेकिन वहाँ पर आतंकवाद हो रहा है, इसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। आतंकवाद कहने से ये इसका हल नहीं है। ये कोर जो सवाल है आलोक शर्मा जी, कोर जो सवाल है कि क्या बुरहान वानी के साथ जो हुआ, जो उसके पिता क्लेम करते हैं, जो सिचुएशन है वो जस्टिफाई करता है उसके हिजबुल मुजाहिदीन में होना, और जो वहाँ पर बुरहान वानी ने किया। आतंक का रास्ता तमन्ना जी किसी भी सूरत में लेना गलत है, लेकिन कविता कृष्ण जी ने अपना बहुत अच्छी तरह से बता दिया उनकी मानसिकता, उनका सोच क्या है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, पिछले 15 वर्षों में जितने फौजी मारे गए वहां, जितने पैरामिलिट्री के लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए, कविता कृष्णन जी को क्या उनके ऊपर कोई दुख नहीं आता? उनका परिवार कहां है? हजारों लोग, हमारे हजारों सैनिक वहां पर मारे गए, हजारों निर्दोष नागरिक वहां पर जो है बम धमाकों में मारे गए। उसको कैसे मैं आपके पास वापस आऊंगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जवाब भी देने दीजिए। तमन्ना जी, मुझे जरा इनका जवाब भी देने। इन्होंने मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, और आपको जवाब का मौका मिलेगा, आपको जवाब का मौका मिलेगा। आप रुक जाइए आलोक शर्मा जी, आपके यहाँ ऑडियो का ग्लिच है, आप उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। लेकिन प्रभात झा जी, मैं चाहती हूं कि आप इस सवाल का जवाब दें। कविता कृष्णन की जो माइंडसेट है उसको आप छोड़िए। आज देखिए, जो हम टॉपिक आज उठा रहे हैं आवाज अड्डा में, ऐसा टॉपिक है प्रभात जी जिस पर हर कोई अपनी एक लाइन लेकर बैठता है,
मानसिकता होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमारी कोशिश यहां पर है कि हम एक बैलेंस रखें और हर व्यू पॉइंट हमारे दर्शकों तक पहुंचाए ताकि वो अपना खुद मन बना सके। कविता कृष्णन ने सवाल उठाया कि क्या अगर इतने सारे लोग बुरहान वानी के लिए निकले तो वो बड़ी बात नहीं है, हमें सोचना नहीं चाहिए कि क्यों निकले, क्यों समर्थन है इतना? प्रभात जी। क्या तमन्ना जी कश्मीर की स्थिति का आकलन कृष्णा जी को है? वो कैसे निकले हैं, क्यों निकले हैं, किनके द्वारा निकाले गए हैं? ये सवाल ये है कि किसी आतंकवादी को बचाने के लिए इसी समय उन्होंने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी दी थी, अगर उनको वहां नहीं जलाते। सवाल यह है कि क्या आपको दो स्टैंड नहीं चलेंगे? आतंकवादियों के मामले में बहुत क्लियर कट मामला है कि आतंकवादी जब मारे तो हमें कोई तकलीफ नहीं और आतंकवादी मरे तो हमें बहुत तकलीफ, और उनके जनाजे में कितने लोग पहुंचे ये नहीं है। सवाल यह कश्मीर के सिचुएशन क्या है, आजादी के बाद से लेकर पाक अधिकृत कश्मीर या भारत अधिकृत कश्मीर में क्या स्थिति है, क्या हमें ये नहीं समझना होगा? क्या इन बातों पर जाकर हम आतंकवादियों को छोड़ देंगे? ये ऐसा नहीं। अभी आलोक जी ने जो कहा एकदम सही कहा है कि उन वीर सैनिकों की जो शहादत हुई उनके परिवारों की चिंता नहीं है क्या? प्रभात जी चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? प्रभात जी कैसे लड़ेगा वहां पर? ओके, 10 करोड़ के राज्य में जब 2 लाख लोगों की रैली होती है, मैं थोड़ा जवाब दे पाऊं। ओके, राजेंद्र तिवारी, कविता तो कहा जाता है कि इसका माहौल बन रहा है, और 70 लाख के कश्मीर में अगर 1 लाख लोग सड़कों पर हैं, उसे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए ये गलत जानकारी मत दीजिए। कोई 1 लाख व्यक्ति नहीं है, कोई 1 लाख व्यक्ति नहीं है। आपको मालूम होगा कि सिर्फ वे बहुत कम होते हैं। आम जनता अपनी हिफाजत के लिए दुकानें बंद करके बैठी वहां पर। आप वहां से कह देंगे कि 1 लाख लोग पर है, सवाल ही नहीं उठता। कविता कृष्ण और फिर जनरल जीडी बख्शी के पास जाएंगे। 1 मिनट तिवारी। कविता कृष्ण, मैं ये कहना चाहती हूं कि मुझे बिल्कुल वहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस है और वहां कश्मीर में जो शांति लाने की जरूरत है उसको लेकर के चिंता है। इसलिए मैं कह रही हूं कि वहां को कश्मीर की समस्या को एक मिलिट्री समस्या समझना, वहां के सिविलियन अनरेस्ट को जब वहां के नागरिक प्रदर्शन करते हैं तो उनके साथ में आर्म्ड फोर्सेस के साथ में उतरना, उनके खिलाफ उतारना, ये आर्म्ड फोर्सेस को भी खतरे में डालती है और ये कश्मीर के हल के नजदीक हमें नहीं ले जाती। मुझे एक ही सेंटेंस कहना है कि अगर कश्मीर में हल हमें चाहिए। तमन्ना जी, मुझे एक सेंटेंस पूरा कर देने दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर में अगर हम और आप कोई हल चाहते हैं तो हमें कश्मीर में जो लोग हैं उसमें बिना मुंह से झाग निकाले हुए जैसे कोई कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हमें शांति से उनकी भी बात सुननी होगी। नहीं, लेकिन कविता कृष्णन जी, आपको क्यों लग रहा है, आपको क्यों लग रहा है कि उनकी बात नहीं? जहाँ हालात हो गए हैं अब ये कह रहे हैं कि शांति से बात सुननी होगी। अलगाव में हम क्या? ओके, कविता कृष्णन जी, अलगाववादी है क्योंकि वो आतंकवादी है, ये कोई जवाब नहीं है। हम भी उनको अलगाव में डालेंगे। ओके, कविता कृष्णन जी, 1 मिनट, आपने पॉइंट रेज किया, आप उसका जवाब भी सुन लीजिए। हम कोशिश करें कि बहुत एक इमोशनल इशू पर हम सिंसियर और सुलझा हुआ डिबेट करें। जनरल जीडी बख्शी, आज जो सवाल उठ रहे हैं उसमें देखिए एक बात तो साफ है कि अगर एक डायरेक्ट चैलेंज है इंडियन स्टेट को तो इंडियन स्टेट को एक्ट करना होगा। कश्मीर के केस में, इस केस में सवाल है कि क्या उसके फॉल आउट को ठीक से समझा नहीं गया ताकि उस तरह की प्रिपरेशन हो सके? देखिए मैडम, मैं आपको चंद एक जमीनी रियलिटी से अवगत कर दूं। मैं 10 साल लड़ा हूं जम्मू कश्मीर में। 2000 से 2005 तक जब हम वहां लड़ रहे थे, 3,500 टेररिस्ट पाकिस्तान के भेजे हुए वहां होते थे, हथियार बंद। जितने हम मारते थे पाकिस्तान उतने और भेज देता था। फिर 2003 में हमने एलसी पे फेंस बनाया और 2005 तक 80% डिग्रेड वहां पे इन्फिल्ट्रेशन का कर दिया गया था। आज के दिन टेररिस्ट मार मार कर वहां पे केवल 178 टेररिस्ट रह गए हैं। फिर आज से 3 महीने पहले इस प्रकार की महिला जो यहां बैठी हैं और इस प्रकार के देशद्रोहियों ने हमारे जो जेएनयू, हमारी जादवपुर,
हमारी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एजिटेशन शुरू करी। ओके, जनरल बख्शी जी, अलगाववादी ताकतों को पूरा यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। तमन्ना जी, ये इस बहस से प्लीज आप मेरी सुन लीजिए। नहीं, मैं यहाँ पे केवल क्या इनको बोलने का अधिकार है? नहीं, आप बोले, नहीं सुनना चाहती तो मैं नहीं, जनरल बख्शी जी आप बोले। यहाँ केवल इनको बोलने का था, यहाँ पे अधिकार है। आई विल लीव। बात कर लीजिए बख्शी जी। नो बख्शी जी चाहती हूँ जनरल। एक मिनट, कविता कृष्णन जी, कविता कृष्णन जी एक मिनट, और भी लोग ये लोगों ने किया है उपद्रव, इन लोगों ने भड़काया है। इससे बात करना सीखिए, डेमोक्रेसी में कैसे बात की जाती है सीखिए। एक सवाल है मेरा, देखिए जैसे मेरे जवानों के बराबर नहीं है जिन्होंने शहादत दी है। आप केवल बकवास करते हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। जनरल बख्शी आप एक तो जनरल बख्शी आप देखिए, आप मेरे को बोलने भी नहीं दे रही है। नहीं, आप पूरा बोलेंगे। कविता कृष्णन जी, आप जनरल बख्शी की पूरी बात सुनेंगे, लेकिन जनरल बख्शी जी यहाँ पर इस डिबेट में सब अपनी बात आराम से बोल रहे हैं, कोई ना लड़ रहा है ना चीख रहा है, तो आप भी आराम से अपनी पूरी बात बोलिए, हम आपकी पूरी बात सुन रहे हैं और हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू होने के लिए नहीं आए हैं। ओके, जनरल बख्शी जी माफ कीजिए, मैं कहना चाहता हूँ नामदार साहिबा, हमारे देश के खिलाफ एक साजिश की जा रही है। हमारे कई एनजीओज, हमारे कई बिके हुए पत्रकार और स्टूडेंट यूनियनों के लीडरों को भड़का के कश्मीर के बारे में बयानबाजी करवाई जा रही थी। कृष्ण कन्हैया जेएनयू का वो अफजल गुरु के नारे लगा रहे थे। इससे प्रोत्साहन किया गया जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ पथरावबाजी करने का। वहाँ पे जो उदारवाद की नीति अपनाई गई है अलगाववादियों के प्रति, उसके चलते ये चीज आज इतनी बढ़ गई है। और जनरल बख्शी जी, जनरल बख्शी जी आपका कहना है। देखिए प्लीज सुनिए, आप देखिए मुझे बोलने नहीं देंगी। बुरहान वानी जो एक गलत फैक्ट रख रहे हैं, उसकी तस्वीर आप केवल डिबेट को हाईजैक करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। कोई डिबेट हाईजैक नहीं होगा, क्योंकि तस्लीम रहमानी महिलाएं हैं आपको नहीं सुनेंगे। बड़े ये आर्म फोर्सेस को गालियां दे रही हैं। तमन्ना जी मुझे देखिए कविता कृष्णन, ये डिबेट आपके बारे में पर्सनली नहीं है, आप बस एक ओपिनियन है इस पैनल पर। मैं नहीं बोलना चाहती। नहीं, इट्स नॉट अबाउट जो तथ्य बताया आतंकवाद को लेकर, शहीद हो चुके हैं तमन्ना जी, और भारत का हिस्सा रखने के लिए डॉक्टर रहमानी से बात करेंगे और किसी से अभी नहीं बात करेंगे। ओनली डॉक्टर रहमानी, हमारा ओनली डॉक्टर रहमानी। जनरल बख्शी मुझे लगता है देना चाहते हैं। ओके, जनरल बख्शी जी, जनरल बख्शी जी आप बहुत बुजुर्ग और सीनियर स्वतंत्र सेनानी हैं। क्या वो कोई नेशनल लीडर है? प्लीज सर, बख्शी जी जरा सुन लीजिए। बख्शी जी, यहाँ 6 लोग और भी है, सुन लीजिए जरा। वजह से कश्मीर समस्या बनी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ तमन्ना जी, आपके शो में ये समझ लीजिए, यही सोच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का इशू जज्बाती इशू नहीं है, ये जज्बाती इशू नहीं है, ये इमोशनल नहीं है, सेंसिटिव इशू है, ये संजीदा इशू है, जिसे रिजॉल्व करने के लिए 60 साल से पूरी पॉलिटिकल एफर्ट्स भी हो रही हैं और आर्मी की एफर्ट्स भी हो रही हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के चलते वो हल नहीं हुआ है। बख्शी जी कह रहे हैं 3,500 लोग थे, उनको फिर आ गए, लेकिन सवाल यह है कि उन 3,500 लोगों की खातिर जिनको देखने की जिम्मेदारी फौज की है और जिन्हें फौज देखती है, उनके चलते हुए क्या कश्मीर के तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों की जिंदगी हम जहन्नम बना देंगे, तो क्या हम कश्मीरियों को अपना सकेंगे? कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। कश्मीर और कश्मीरियत, इन दोनों को अपनाए बगैर हम कश्मीर को क्लेम नहीं कर सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को चेक करने के लिए, एक पॉइंट जिसपे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को चेक करने के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल करना होगा, फौज से ज्यादा आम शहरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हम उस आम शहरी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। प्रभात झा, जो पॉइंट जीडी बख्शी ने उठाया, जीडी बख्शी जो कश्मीर में हो रहा है उसे लिंक कर रहे हैं जेएनयू के साथ, उसे लिंक कर रहे हैं कन्हैया के साथ और चीजों के साथ, और
आई डोंट नो पत्रकारों के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गलत है वो गलत है बिल्कुल। नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है रहमानी जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रभात झा जी, जो इसको किसी भी दूसरे इशू से जोड़ना बिल्कुल मुद्दे को डाइल्यूट करने के मुताबिक है। व्यू की जगह है इस डिबेट पर और हर कोई अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेट द व्यूअर्स डिसाइड। प्रभात झा जी, क्या भारत सरकार इस सिचुएशन को कैसे देख रही है? क्योंकि जो बीजेपी ने कदम उठाया पीडीपी के साथ टाई अप करके वहां पर एक सरकार बनाने का, वो बिल्कुल एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल स्टेप था, जो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा। और बीजेपी और पीडीपी के इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बड़ा टेस्ट है। इसके बाद जो आप लोगों का रवैया होगा वो देखा जाएगा और वो आगे की दिशा तय करेगा। सर हेलो जी, प्रभात जी, तमन्ना की आवाज नहीं जी, आप ही से सवाल है। तमन्ना जी, हमारा सीधा सीधा मानना है कि क्या हमारे पीडीपी ने क्या उसका समर्थन किया है? क्या हिजबुल के आतंकवादी कमांडेंट के मारने का किसी ने समर्थन किया है? मैं समझता हूं पैनल पर जितने लोग बैठे हैं कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन बख्शी साहब ने जो बात हमेशा किया, आज अगर ना भी किया हो तो पहले से करती रही है पीडीपी। 7 साल से हो गया है, 8 साल से हो गया है, 10 साल से सारे देश को सेना के पीछे खड़ा होना पड़ेगा कश्मीरियों की रक्षा के लिए और आतंकवादियों की मौत के लिए। हम ये नहीं कहते कि पकड़ना चाहिए, आतंकवाद न फैले, इसकी चिंता होनी चाहिए। वो ट्रेनिंग कहां से ली, तब सरकार क्या कर रही थी? अरे सरकार तो आतंकवादियों के खिलाफ मुहिम छेड़ के पूरे विश्व में फैल गए। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में बीड़ा उठाया है आतंकवादियों के खिलाफ बीड़ा उठाया। प्रभात जी 2005 के बाद बदल गई थी, 2010 के बाद फिर बदली थी, अब क्यों रिवर्स हो रही है? आर्मी वहाँ कामयाब नहीं हो सकी है। देना चाहूंगा, पॉलिटिकल प्रोसेस कामयाब हुआ था वहाँ। जनरल जीडी बख्शी और बार बार अगर हमारी आर्मी को इतनी प्रेशियस आर्मी को अगर आप मिसयूज करेंगे तो मसला हल नहीं हो रहा है वहाँ। ये साबित हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये बात। क्या है रहमानी जी, क्योंकि सब कहते हैं, देखिए यहाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यही आर्गुमेंट बार बार आते हैं जब भी कश्मीर का मसला उठता है। एक तरफ ये है कि ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, कश्मीर के लोग तंग हैं, उनको लगता है, एक मिनट कविता जी, उनको लगता है जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन है वो भी सच्चाई है। एक मिनट रहमानी जी, मेरा पॉइंट लीजिए, रहमानी जी। ओके कविता कृष्ण, आई एम कमिंग टू यू। मेरा पॉइंट लीजिए, मेरा सवाल ये है, मैं खुद कश्मीरियों से मिला था। ओके, मेरा सवाल ये है कि बीच का रास्ता कहाँ है? क्योंकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही है, वो भी एक सच्चाई है। ऐसा नहीं कि वहाँ आतंकवाद नहीं है, वो भी एक सच्चाई है। तो आप हो रही है, कहाँ पर बीच का रास्ता ढूंढे? कविता कृष्ण की एक लाइन और फिर नहीं है, वो नाकाम हो चुका है। मैं जो सवाल पूछना चाह रही हूँ, अभी कविता, मैं जो सवाल, हाँ, मुझे जो बात कहनी है वो नाकाम ऐसा तथ्य है, पुलिस आर्मी कौन बोल रहा है? कविता जी बोल रहे हैं, आप अपने अपना खत्म नहीं किया, प्लीज सर जी। कविता कृष्णन, वन सेंटेंस। मैं जो पूछना हाँ, प्लीज लेट मी स्पीक द सेंटेंस एटलीस्ट। मैं ये कहना चाहती थी कि जो तथ्य हमारे बीच रखा गया, जनरल बख्शी ने ही रखा, कि एक समय था कश्मीर में जब 3000 के आसपास इन्फिल्ट्रेटर्स थे, आतंकवादी थे, और अभी महज 174 हैं, ऐसा कुछ है। जो संख्या घट गई उसके लिहाज से कश्मीर में मिलिट्री प्रेजेंस को क्या घटना नहीं चाहिए? या वहां कश्मीरी जनता जो है, जो नागरिक हैं, जो आर्म्ड नहीं हैं, उनके बीच में वही मिलिट्री प्रेजेंस अगर उसी तादाद में रहेगी जब आतंकवाद की संख्या घट गई, तो वहां के नागरिक जीवन पर क्या असर हो रहा है? ये आपका सवाल है। बस चलते बुरहान वानी पैदा हुए 2010 में, जो आर्म फोर्सेस वाला सवाल रखा, आज हम फिर पैदा कर रहे हैं। स्पेसिफिक सवाल था, पैदा कर रहे हैं, जब फिर स्पेसिफिक जवाब दें। स्पेसिफिक सवाल था, स्पेसिफिक जवाब दे। अगर आतंकवाद कम हो गया था तो क्या मिलिट्री प्रेजेंस जो है भारत की सेना की वो भी कम होनी चाहिए थी? ये इनका सवाल है। जी बख्शी साहब, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? पूरी तरह से। बस जिसने भी टीवी का ऑडियो ऑन रखा वो प्लीज बंद कर दे क्योंकि एको हो रहा है। जी बख्शी जा। जी देखिए लिटिल नॉलेज मैडम बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं 37 साल सेना में सर्विस करी है। क्या आप जानती हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं हैं वो चीन से टच होती हैं, जिसने 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा इलाका हथियार रखा है। कश्मीर की सीमाओं पर कारगिल है, लद्दाख है, ये सारी जो सीमाओं की रक्षा करना फौज का काम है।
आप फौज को हटवा के क्या पाकिस्तान की गोद में देना चाहती हैं या चीन की गोद में? आप प्लीज वो मिलिट्री मामले जो आप नहीं जानती, आप सेना सीमा पर रहे, कश्मीरी जनजीवन में नागरिकों कैसे आ जाते हैं? आप देखिए, आप अपनी ही बोली जाती हैं। आपने सुना है मुझे? आपने सुना है मुझे? आप पूरी कीजिए अपनी बात। मैं आपको पूरी कह रहा हूं। आपका पॉइंट है कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है। जी, बॉर्डर को एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैनिक इतिहास में जहां भी इंसर्जेंसी या टेररिस्ट मूवमेंट हुई है वो 30 या 40 साल तक चलती गई है, बिकॉज यही तरीका है। वो खुलकर नहीं लड़ते, वो छुटपुट वार करते हैं। प्रीमेच्योरली फौजों को हटा लेना लोगों के लिए खतरा, मणिपुर तो 60 साल हो गए के लिए बराबर हो जाता है। कई बार हमने अभी वहां पे जो फौजें हैं वो आबादी के सब इलाकों से हटा ली गई हैं। वहां केवल पुलिस और सीआरपीएफ वहां पे है। प्लीज, ये ग्राउंड की हालात। ओके, आप मेरे को फौजी, आप कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि ऐसा नहीं है। जनरल बख्शी कहते हैं कि फौज की प्रेजेंस अब मेन रहायशी इलाकों में नहीं, वहां पर पुलिस है, सीआरपीएफ है, लेकिन पुलिस और सीआरपीएफ का जो बर्ताव है, क्या उससे कश्मीरी लोग की नाराजगी बढ़ी है? क्या उससे आप लिंक कर सकते हैं, या दूसरी तरफ इसका पॉलिटिकल जो फैक्शन सवाल पूछना उसका जो पॉलिटिकल साइड है? एक मिनट बख्शी साहब। मैडम कविता कृष्णन, एक मिनट बख्शी साहब, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। एक मिनट बख्शी साहब, क्या हमारे देश के वर्दीधारी जवान इस देश के नागरिक नहीं? क्या आप चाहती हैं कि वो जिस बंकरों में है उनको कश्मीर के लोग आग लगा दें? Would you accept your brother being burned to death? बिल्कुल नहीं चाहती कि कश्मीर में युद्ध छेड़ा जाए। आप जैसे लोगों के इस किस्म के स्टेटमेंट कश्मीरियों को देश से दूर करते हैं। बख्शी साहब, आपके यही बयानात हैं जो कश्मीरियों को हमसे दूर कर रहे हैं। भारतीय सेना हमको अपनी भाषा को भी ठीक करना पड़ेगा। सबके मन में है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम सीरियसली इसको डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि आज आप शायद बहुत सारे चैनल्स पर कश्मीर को लेकर बहस देख रहे होंगे। वहां पर काफी गर्मजोशी से लोग बोल रहे होंगे, लेकिन यहां पर हम कोशिश करें कि एक बहुत ही पेचीदा मुद्दे को हम हर एंगल से सही तरीके से समझने की कोशिश करें, हर पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लाएं। और हमारे पैनल पर ऐसे लोग हैं जिनका अलग अलग व्यू है। हम जारी रखेंगे चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा कश्मीर क्यों फिर से सुलग रहा है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज आवाज अड्डा में शुरुआत हुई कि एक आतंकवादी को मार गिराने की खबर के साथ बुरहान वानी के जनाजे में कई हजारों लोग आए, उसके बाद पथराव हुए, प्रोटेस्ट हुए, 23 लोग मारे गए हैं उस पूरे प्रोटेस्ट में, और उसके बाद हालत अब भी नाजुक ही बनी हुई है। हम चर्चा यहां पर जारी रख रहे हैं। प्रभात झा जी, सवाल ये है कि क्या कश्मीर के मसले को, जिसका एक पॉलिटिकल हल ही हो सकता है, राजनीतिक हल ही हो सकता है, सब मानते हैं, उस पर क्या काफी काम हुआ है आपकी सरकार में? क्या उस मामले को थोड़ा सा इग्नोर किया गया है? पीडीपी के साथ जो टाइप थी वो एक ब्रेनवेव था, लेकिन उस पर आगे बात बढ़ने की जरूरत थी। निश्चित तौर पर काम हो रहा है, हर दृष्टि से हो रहा है। ये सिर्फ बीजेपी की सरकार का नहीं मामला है, ये देश के सब दलों का, राष्ट्र हित का और राष्ट्र का मामला है। हमारी कोशिश होगी कि पाकिस्तान वहां पर कोई गेम न खेले। क्या ये देश नहीं जानता है कि कश्मीर में पाकिस्तान का क्या रोल है? क्या ये देश ये नहीं जानता कि वहां हिजबुल क्या कर रहा है? क्या ये देश नहीं जानता कि पाकिस्तान से वहां पर मिलिटेंट कैसे भेजे जाते हैं? इन सब मसलों पर, और ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये वर्षों की समस्या है, और इसको मीट आउट करने के लिए ही आज प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाते हैं। तमन्ना जी, विश्व के कोने कोने में यदि आतंकवाद के खिलाफ विश्व को खड़ा करने की कोशिश की गई है तो नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक पहल की है। और इसीलिए ये इतना संगीन और गंभीर मामला है कि इस पर सारे देश को, कांग्रेस को, सभी पार्टियों को साथ लेकर और ये आतंकवाद के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। नागरिकों की सुरक्षा भी हो और आतंकवाद न पनपे, आतंकवादी न करे, तिरंगा का अपमान न करे, पाकिस्तान का झंडा न फहराए, इसमें सबका देशवासियों का सहयोग चाहिए। राजेंद्र तिवारी जी, पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ
क्या कोई भी सरकार आगे बढ़ पाई है? क्योंकि इसी साइकिल में हम रहे हैं कि पुलिस और आर्मी की वहां पर हैवी प्रेजेंस है, फिर बैकलैश होता है, पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वायलेंस होता है, एंड द साइकिल गोज ऑन। कहां पर सोल्यूशन नजर आ रहा है? दरअसल कश्मीर को लेकर के अब तक जो कुछ हुआ है कि हम 2 कदम आगे चलते हैं और 10 कदम पीछे चलते हैं। अगर सबसे अच्छी कोई कोशिश हुई थी तो वाजपेयी सरकार के समय में हुई थी, 2000 से लेकर के और 2002 तक या इलेक्शंस के बाद भी। आप बख्शी साहब को मैं कहना चाहूंगा कि वो A.S. दुल्लभ की किताब पढ़ें, अभिजीत भट्टाचार्य की किताब पढ़ें और अपने सवालों के जो उनके सवाल हैं उनके जवाब तलाशें और उनके जवाब दें कि 47 में वही कश्मीरी भारतीय फौजों के साथ क्यों खड़ा था, 65 में वही कश्मीरी भारतीय फौजों के साथ क्यों खड़ा था, और आज वो कश्मीरी भारतीय फौजों के खिलाफ क्यों है। पहला सवाल। ओके, पहला सवाल में पहला जवाब, पहले सवाल में पहले जवाब नहीं, एक साथ सारे नहीं क्योंकि वो फ्लो नहीं हो पाएगा। जी जनरल बख्शी। क्या मैं आ सकता हूं? कैन आई गिव आंसर? यस प्लीज सर। ओके, देखिए साहब, मुझे दुल्लभ साहब की किताबें मैंने पढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा ज्यादातर सैनिक जीवन जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते गुजरा है। तो आप मुझे वहां के बारे में वाकफियत, मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे जिस समय की बात आप कर रहे हैं उस समय मैंने भी जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता की है। बख्शी साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप ही मत कहिए, जवाब चाहिए कौन क्या किसका जीवन का आपको जवाब सुन लेना चाहिए। तिवारी जी, आपने सवाल पूछा तो आपको जवाब सुन लेना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दिन भी जब हमारी इलेक्शंस होती हैं तो 60% कश्मीरी बाहर आते हैं। छोटे से अर्बन इलाकों को छोड़कर, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं वहां नौकरी कर चुका हूं, हमें पूरी हमदर्दी और साथ है कश्मीरी पॉपुलेशन का। गांव के इलाकों में वो पूरा सपोर्ट करते हैं, उनकी बहुत सारी जीवनी, वो कहीं पोर्टर तो कहीं क्यों जनरल बख्शी इतने सारे लोग आए हैं, उनका फौज के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन फिर बख्शी जी, फिर बख्शी जी आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस 50,000 के क्राउड को? नहीं, एक मिनट बख्शी जी, फिर आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस बड़े क्राउड को? जो सपोर्ट आया है बुरहान वानी का, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्या वो सारे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? 50,000 से 1 लाख लोग जो आए, वो कौन लोग हैं? वो क्यों आए? देखिए, मैं आपको समझाऊं। देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं, फर्स्टली बुरहान वानी, लेट्स बी क्लियर इस पैनल पे, वो एक आतंकवादी था, वो एक टेररिस्ट था। उसने कई सारे सरपंचों को मारा ताकि इलेक्शंस में लोग हिस्सा न ले। मेरा सवाल है कश्मीर के लोगों के खिलाफ आतंकवादी क्यों बना? बुरहान का जवाब देंगे बख्शी साहब? देखिए बुरहान क्या ताल्लुक है? तमन्ना जी, नहीं तिवारी जी, प्रॉब्लम ये है, नहीं तिवारी जी को भी कुछ मालूम है, हम लोगों के भी कुछ इम्प्रेशन है। जी आलोक शर्मा और फिर आएंगे। आपके उंगली हिलाने से मैं थोड़ी ना बंद हो जाऊंगा। आलोक शर्मा और फिर रहमान जी के पास आएंगे। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ तमन्ना जी, GD बख्शी साहब किसी भी डिबेट को हाईजैक करने में मास्टर हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं शायद गवर्नर की पोस्ट चाहिए। उन्होंने जितने आंकड़े आज प्रस्तुत किए हैं, कहीं की भी किसी भी आंकड़े की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं समझता हूँ कि 178 नहीं मैम, आप बताइए ना, आप पूरी तरह से डिबेट को आप हाईजैक कर रहे हैं। आप मुझे बताइए 178 कहाँ से आ गया? तमन्ना जी, आप जो करवाइए अपनी जेब में रखिए। आप मैं समझता हूँ कि आप इन्हीं को बुलवा लीजिए फिर सब कुछ। ये आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। मेजर जनरल अगर ये कहता है कि जेएनयू की वजह से वहाँ पर लोग 50,000 इकट्ठे हो गए, बन के आया हूँ, शर्म आती है कि हमारे यहाँ पर ऐसे मेजर जनरल मैंने बंदे कमांड किए हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। अपनी जेब में रख दे।
एक मिनट, अरे कमांड किए होंगे, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पहनाकर चिल्लाने से टीवी पे आलोक शर्मा क्या बोल रहे हैं? आलोक शर्मा कि कश्मीर सुधरा ही नहीं, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे प्लीज, हम इस कह रहा हूँ डिबेट कि का आप स्तर कभी ना जेएनयू पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, सारे आंकड़े गलत दिए हैं आपने। नहीं, ओके, सारे आंकड़े गलत दिए हैं आपने। क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं आप देश के आलोक सामने? शर्मा, आई एम गोइंग टू कट यू देयर, आई एम सॉरी। आप देखिए, और जिस तरह से आलोक शर्मा ने जीडी बख्शी के बारे में बोला है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस तरह से जीडी बख्शी ने कविता कृष्णन के बारे में बोला है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम किसी के बारे में पर्सनल कमेंट ना करें, क्योंकि हमारे व्यूअर को कोई लेना देना नहीं है आपके पर्सनल अपीयरेंस से या पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके तमन्ना जी, आप या तो सारे गेस्ट को अपना चांस तो दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट मात्र जीडी बख्शी को बुलवाते रहेंगे तो बुलवाइए फिर उनको। आलोक जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने 2 मिनट लगाए जीडी बख्शी के बारे में बात करने में, तो आप फिर मैम आप सुनिए तो सही ना। आप जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि जेएनयू में अलगाववाद है इसलिए वहां पर हो रहा है। अरे भाई, क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप राजनीतिक हल के बारे में बोल रहे हैं, उस पर बोला जा सकता है। ओके, मैं रखूं कुछ राजनीतिक हल के बारे में? कविता, मैं आपके पास आती हूँ। रहमानी जी, देखिए, दो अलग पोलराइज पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं दोहरा रहा हूँ सवाल आप दोहराइए मत, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि दो बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर को लेकर, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक तरह से थोड़े डेंजरस है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कश्मीरियों को अपना चुनने दीजिए, वहां से आर्मी हटा दीजिए और आतंकवादी क्यों बने पहले वो सोचिए, वो एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है कि जो भी आज सवाल उठा रहा है कि कश्मीरी क्यों निकल रहे हैं सड़क पर, वो भी गलत है, वो एंटी नेशनल है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मेरे व्यू में डेंजरस है। और क्या रास्ता आपको नजर आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़े बीच का रास्ता लेकर? देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था पहले भी, आपने बीच में रोक दिया था। 2005 के आसपास में जो कश्मीर के लोग हैं, और जनरल बख्शी साहब ने भी वो बात कही, 2001 के बाद जो 2010 के बीच का वक्फा है उसमें कश्मीरी में अलगाववाद बहुत कम हो गया था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है, कश्मीरियों का मसला नहीं है। हमने कश्मीरियों के दिल जीते थे, लेकिन कौन वो फोर्सेस हैं कि जैसे ही हम पॉलिटिकल प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, कश्मीरियों को विन ओवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ वारदातें ऐसी होती हैं। मसला सिर्फ हम कहते हैं कि इंटरनेशनल इशू नहीं है, ठीक है, नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कश्मीर में बिहेव कर रही हैं, जो कश्मीर में एक रोल प्ले कर रही हैं, और उसकी वजह से हमारी आर्मी को इतना बड़ा खर्चा करके और इतने ज्यादा जानों का नजराना देके कश्मीर में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। और कश्मीर सिर्फ एक कश्मीर नहीं, मैं दूसरे एक वाइडर पर्सपेक्टिव में बात कहना चाहता हूं। हमारा वेस्ट की साइड में कश्मीर का बॉर्डर है, ईस्ट की साइड में हमारा नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है। दोनों बॉर्डर इतने ही सेंसिटिव हैं, दोनों बॉर्डर उतने ही ज्यादा खतरनाक हुए हैं। वहां भी 60 साल से हमने आर्मी के हवाले कर रखा है, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। वहां भी 1500 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, कोई नतीजा नहीं निकला। यहां भी हम एनकाउंटर कर रहे हैं, नतीजा नहीं निकला। सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स की जा रही है, वहां पर बार बार ये, अब बीजेपी जो कुछ कहा करती थी आज उसको इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं। जो पीडीपी कल तक मिलिटेंट्स के साथ खड़ी थी, आज वो बीजेपी के साथ सरकार में वहां खड़ी है। वो जानती है कि कल वहां क्या होने वाला है, इसके बावजूद उसको रोकने की कोशिश नहीं की जाती। और जो बार बार ये कहा जाता है कि सारे कश्मीरी मिलिटेंट है, जिस अंदाज से इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सारे कश्मीरी मिलिटेंट है, अगर 10,000, 20,000, 50,000 जो लोग भी बाहर निकले, ये सोचना चाहिए वो रिएक्शन क्यों आया है। वो सारे टेररिस्ट नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो कश्मीरी, उनको रिएक्शन है, उनको रिएक्शन है। वहां पर एस्पा के नाम पर जो कुछ वहां हो रहा है, हाफ विडोज की पूरी बहुत तैयार हो गई है। जनाजे में निकलने वाले लोगों पर गोली क्यों चलाई जा रही है? अगर ये आतंकवादी माना जा रहा है तो वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, और हम ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोक नहीं रहे। क्यों नहीं रोक रहे? हम इंसानी इक़दार के साथ, कश्मीरियों के साथ आपने पॉइंट रख लिया है जी। प्रभात झा, क्या जनादेश का अपमान करना चाहिए? क्या देश में जनादेश नहीं मिलना चाहिए? अगर जनादेश फ्रैक्चर था तो कश्मीर के हित में सब बातें नहीं होनी चाहिए? क्या कोई सरकार में आ गया
कौन कह रहा है कि मिलिटेंट के साथ कौन था? सवाल यह है कि वर्तमान में जो हुकूमत है वो सेना के साथ खड़ी हो कि नहीं, पुलिस के साथ खड़ी हो कि नहीं? कौन कहता है कि हर कश्मीरी, हम कहते हैं कि हर कश्मीरी हमारा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कश्मीरियत, जमहूरियत और हमारा सब कुछ अपना है और उसे हम लौटाएंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मिलिटेंट को अधिकार दे दिया जाएगा? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? किसी मिलिटेंट को कोई अधिकार नहीं जाएगा। मिलिटेंट है, नागरिक की रक्षा भी होगी और मिलिटेंट के साथ मिलिटेंट जैसा व्यवहार भी होगा। उसे कोई अधिकार नहीं। लेकिन एक प्रभात जी मैं एक साउंड बाइट चलाना चाहती हूँ। एक साउंड बाइट में चलाना चाहती हूँ प्रभात जी। मिलिटेंट है। ओके, नहीं, एक जो बात जो वेंकैया नायडू ने बोली है, एक वेंकैया नायडू जी ने जो एक बात बोली है प्रभात जी, आलोक शर्मा मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले कविता। वेंकैया नायडू ने आज कहा है कि जो भी सहानुभूति दिखा रहा है वो सारे एंटी नेशनल है। मेरा पॉइंट है कि क्या देखिए तमन्ना जी, ये गलत है, उसूलन गलत है। इसी जरिए से इसी संवेदनशीलता राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्रीयता के विरोध में है। मैं साफ कहता हूं कि आतंकवादी का समर्थन नहीं होना चाहिए। इस देश ने बता दिया कि आतंकवादी क्या गलत है? आई वुड लाइक टू नो। समर्थन कह रहे हैं दिखा रहा है, डराकर धमकाकर मौत का दिखाकर अगर आप समर्थन। ओके सब कविता कृष्ण और लोग ब्रीफ में जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी तमन्ना जी कि आपके टिकर पे भी चल रहा है कि कश्मीरियों के दिल को कैसे जीता जाए। मैं याद दिलाऊं कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कश्मीर की समस्या में जब हम आतंकवादी अलगाववादी संगठनों से बात करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। वाजपेयी जी ने कहा था हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य अलगाववादी संगठनों से बात करते हुए। मेरी बात राजनीतिक हल के बारे में था, मुझे प्लीज बोल देने दीजिए अपनी बात, आप बीच में मत प्लीज। उन्होंने कहा था, मैं याद दिलाऊं कि वो भी प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा गया था कि क्या आप संविधान के दायरे में ही बात करेंगे? उन्होंने जवाब दिया था कि संविधान के दायरे में नहीं, मैं इंसानियत के दायरे में बात करूंगा। लेकिन ये सारे एक तरह से जुमले रह जा रहे हैं, दिल जीतना, स्काई इज द लिमिट और वगैरह वगैरह। हो क्या रहा है कि एक मिलिट्री तरीके से ही कश्मीर की पूरी समस्या को डील किया जा रहा है ज्यादातर केसेस में, और उससे एक तरह का साइकिल पैदा हो रहा है जिससे बार बार बुरहान वानी बार बार पैदा होंगे, बार बार आप सिविलियन। सवाल है कि आप क्या करें? सवाल है कि आप क्या करें? अंत में मेरा कहना है कि आप क्या करें में मेरा कहना है कि आम जनता क्या कर सकती है, हम लोग। मेरा मानना है कि सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि कश्मीर के जो लोग हैं उनकी बात को थोड़ा शांति से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। आलोक शर्मा, दिल में जो दर्द है, उनका जो अलगाव है, उनकी जो पीड़ा है। कविता जी जो है वो तर्क नहीं दे रही हैं, कविता जी कहीं ना कहीं कुतर्क दे रही हैं। क्या कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं सुनी गई है? कश्मीर के अंदर क्या रिसोर्सेज क्या नहीं गए हैं? मेजर बख्शी साहब जरा शांति से सुन लीजिए। जनरल बख्शी एक मिनट आपके पास में आ रही हूँ क्लोजिंग कमेंट के लिए। जी आलोक प्लीज कंप्लीट क्विकली। दूर जाएंगे और कश्मीरियों को मैं समझता हूँ कि क्या कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं सुनी गई? कश्मीर के लोगों की आवाज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी गई आज तक। सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कश्मीर के लिए हमने लगाए हैं, सबसे ज्यादा फौजी हमने कश्मीर के लिए खोए हैं। ये कहना कि कश्मीर के लोगों की आवाज नहीं सुनी गई ये गलत है। लेकिन 2010 में 120 कश्मीरियों की हत्या की सड़कों पर। मैं समझता हूँ आपके तर्क जो है वो कुतर्क है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं है, यही तो मैं समझता हूँ कि भारत की सरकार कश्मीर को समझ देखिए नाकाम रही है और पीडीपी की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं आतंकवादियों से जिस तरह के उनके संबंध। ओके जनरल बख्शी एक मिनट क्योंकि हमारे डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के नाम पर बाकी सबका ऑडियो दे सकती हूँ। जी जनरल बख्शी ओनली 30 सेकंड है। बिल्कुल नहीं, आप इनको वकालत करने का मौका दे रही है कि कश्मीर को तोड़ के अलग किया जाए। जी जनरल बख्शी नहीं होगा।
हमारी लाश के ऊपर होगा। जनरल बख्शी, ये कोई वकालत नहीं कर रहा है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या है आगे का रास्ता। व्हाट डू यू सजेस्ट? आप कर रहे हैं, मैं नहीं। जनरल बख्शी, आपसे सवाल ये कर रही हैं। ओके, मुझे नहीं लगता है उनको सुनाई दे रहा है। एनीवे, अंत में बात यह है कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर एक को राय है, कश्मीरियों की सबसे ज्यादा। जो लोग कहते हैं कि हम कश्मीरियों की आवाज नहीं सुन रहे, भारत नहीं सुन रहा, आप ये देखिए कि इस वक्त भारत में कितने लोग लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कश्मीरियों की क्या समस्या है। तो ऐसा नहीं कि भारत में कश्मीर की आवाज नहीं सुनी जा रही है, लेकिन इस सॉल्यूशन को बस एक रंग में देखना बहुत ही मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए।